नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सृष्टि मैथ्स पॉइंट एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखेंगे क्लास 10th के चैप्टर 6 त्रिभुज के लिए नया कॉन्सेप्ट त्रिभुजों की समरूपता। तो जैसे कक्षा 9 में आपने सर्वांग समता पढ़ी थी, जिसमें दो त्रिभुजों के संगत भुजाएं संगत कोण अर्थात संगत भाग बराबर होते थे तो दो त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते थे। उसी प्रकार यहाँ पर भी समरूपता के कुछ विभिन्न रूप होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर 1, भुजा 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 समरूपता। भुजा भुजा भुजा, या फिर हम इसको कह सकते हैं साइड 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 समरूपता, या फिर इसी को हम शॉर्ट में लिख देते हैं SSS समरूपता। अब ये समरूपता होती क्या है, इसके लिए हम दो त्रिभुज लेंगे। तो दो त्रिभुज लेते हैं। एक त्रिभुज ये ले लेता हूँ और एक इससे थोड़ा बड़े आकार का त्रिभुज इसके जैसा ही ले लेता हूँ। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम ABC है और इस त्रिभुज का नाम PQR है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ऐसा हो जाए कि इस त्रिभुज में जो AB है ये वाली भुजा और त्रिभुज PQR की ये PQ भुजा दोनों संगत हैं, संगत अर्थात एक ही जैसी हैं, एक ही जगह पर हैं, तो AB/PQ इसका अनुपात वही आ जाए जो BC और QR का अनुपात आ रहा है, BC/QR, और वही अनुपात AC और PR का आ जाए, AC/PR। तब हम कहते हैं कि SSS समरूपता लगी। SSS का मतलब तीन भुजाएं समानुपाती हो गई और हम त्रिभुज ABC को समरूप लिख देंगे। ये जो साइन मैंने बनाया है ये साइन समरूप त्रिभुज होने का है। तो त्रिभुज ABC PQR के समरूप कहलाएगा। और हम इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ऐसे, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं, और तीनों का जिक्र हो रहा है यहाँ, तीनों संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तब क्या होता है? तब दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। ओके, अब हम यहाँ उदाहरण दे सकते हैं चित्र से। त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, ठीक है, और उदाहरण हमने यहाँ पर लिख दिया है पहले ही। तो ये पहले प्रकार की समरूपता हुई जिसको हम कहेंगे भुजा भुजा भुजा, या फिर साइड साइड साइड, या फिर शॉर्ट में कहेंगे SSS समरूपता। दूसरे प्रकार की समरूपता है भुजा कोण भुजा, यानी साइड एंगल साइड समरूपता। अब ये क्या होती है, इसके लिए भी दो त्रिभुज बना लेते हैं और उनके माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। एक त्रिभुज मैंने बनाया PQR और दूसरा त्रिभुज मैंने बनाया है यहाँ पर, इसको DEF ले लेता हूँ, DEF। ये तीसरा त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज है। ठीक है, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये जो Q कोण है ये इस E कोण के बराबर है। तब इस Q कोण को बनाने वाली भुजा PQ
और इस ई कोण को बनाने वाली भुजा डी ई, ये दोनों अगर समानुपाती हो जाए, पी क्यू अपॉन डी ई, और इस कोण को बनाने वाली दूसरी भुजा क्यू आर और कोण ई को बनाने वाली दूसरी भुजा ई एफ, ये दोनों समानुपाती हो जाएं, व कोण क्यू बराबर कोण ई हो जाए, तब हम कहते हैं कि यहाँ पर दो भुजाएं समानुपाती हैं और एक कोण बराबर है, इसलिए एस ए एस समरूपता लग गई। और इस समरूपता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हो गया त्रिभुज डी ई एफ के। समझ गए? अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं, यदि दो त्रिभुजों की संगत का संगत कोण बराबर हो, या यहाँ संगत लिखना ना भी लिखा जाए तो भी एक लिख सकते हैं यहाँ, यदि दो त्रिभुजों का एक कोण बराबर हो तथा इस कोण को बनाने वाली भुजाएं समानुपाती हों, तो त्रिभुज के लिए मैं ट्रायंगल्स यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, समरूप होते हैं। जैसे चित्र से हमने ये एग्जाम्पल लिख दिया है यहाँ पर, तो ये दूसरे प्रकार की समरूपता हो गई। अब हम तीसरे प्रकार की समरूपता को पढ़ेंगे। इसको हम कहेंगे कोण यानी एंगल समरूपता। अब ये क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। देखो, इसके लिए हमारे पास दो त्रिभुज होने चाहिए, तो दो त्रिभुज मैं यहाँ पर खींच लेता हूँ, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज खींच लेता हूँ पी क्यू आर, और यहाँ कोण ए बराबर कोण पी के है, कोण बी बराबर कोण क्यू के है, कोण सी बराबर कोण आर के है। कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। इसलिए यहाँ हम कह देंगे कि यहाँ ट्रिपल ए समरूपता लग गई, और ट्रिपल ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, और लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ऐसे, यदि दो त्रिभुजों के तीनों, या फिर कहें दो संगत कोण, या तो तीनों बराबर हो जाएं या फिर तीनों में से कोई दो संगत कोण बराबर हो जाएं, बराबर हों, तब दोनों त्रिभुज ट्रायंगल्स समरूप कहलाते हैं। जैसे अगर बात करें चित्र की, तो चित्र से हमने दो त्रिभुज लिए हैं, ए बी सी व पी क्यू आर में, इसमें हमने ये यहाँ पर शर्त लिख दी है। तो ये तीन प्रकार की समरूपता है जो आपको पढ़नी है इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं
एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस को। तो चलिए, प्रश्नावली 6.3 है आपके सामने और इसमें हमें क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उनमें सबसे पहला क्वेश्चन है और इसका जो पहला पार्ट है इसमें देखिए यहाँ हमें चित्र दिए गए हैं। चित्र में देख सकते हैं आप दो त्रिभुज हैं। इन दो त्रिभुजों में हमें पूछा गया है कि समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है और ये बताना है कि कौन से समरूप हैं। ठीक है, और समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त भी करना है। तो यहाँ जो पहला चित्र आप देख रहे हो इसमें हम देख सकते हैं कि कोण ए और कोण पी संगत कोण है और दोनों 60 डिग्री भी हैं। कोण बी और कोण क्यू दोनों बराबर हैं और दोनों के दोनों 80 डिग्री हैं। संगत कोण भी हैं और बराबर भी हैं। कोण सी और कोण आर दोनों संगत कोण हैं और बराबर भी हैं और दोनों के दोनों 40 डिग्री हैं। तो यहाँ पर दो त्रिभुजों के तीन कोण वो भी संगत कोण बराबर हो गए, इसलिए यहाँ हम ट्रिपल ए समरूपता लगा सकते हैं और ट्रिपल ए समरूपता नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, समझ आया? देखो, हमें संगत भुजाएं देखनी है समानुपात में है या नहीं। तो देखो यहाँ जैसे दो है, दो लिखा हुआ है, इनमें से कौन कौन सी भुजा ऐसी है जिससे दो से जिसको काटा जा सकता है। एक तो 6 है और एक 4 है। अब बात ये निकल कर आती है कि हम 6 लें या 4 लें। तो पहले इसकी दूसरी भुजा को भी देख लो। 3 के पहाड़े में 6 तो आता है लेकिन 4 नहीं आता। तो हमें यहाँ सीधा सीधा मतलब है कि इस ए बी के साथ में इस क्यू आर को लेना है। देखो, ए बी अपॉन क्यू आर बराबर 2/4 बराबर 1/2 आ जाएगा। फिर हम बी सी के बटे में इस पी आर को ले लेते हैं। बी सी बटे पी आर बराबर 2.5/5। 2.5 से 5 को काट दोगे तब भी 1/2 ही आएगा। और इस ए सी के बटे में हम इस पी क्यू को रख लेते हैं। ए सी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 1/2। अब ये तीनों भुजाएं समानुपाती हो गई क्योंकि ए बी अपॉन क्यू आर बराबर ए सी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन पी आर। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब समरूपता पूछ रहा है कौन सी प्रकार की है, तो कौन से प्रकार की समरूपता है? ट्रिपल एस। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रिपल एस साइड 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 समरूपता नियम से, या नियम की जगह पर कसौटी भी लिखा जा सकता है। तो इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूपता के चिन्ह के साथ लिखना है, ऐसा हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो त्रिभुज लिख दिया हमने ए बी सी, बीच में समरूप का चिन्ह लगा दिया और पी क्यू आर लिख दिया। ठीक है, अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में जो त्रिभुज दिए हुए हैं उनके चित्र बना लेते हैं। एल एम पी 2.732। दूसरा दिया हुआ है डी ई एफ 465। देखो, अब इस 3 का कॉम्बिनेशन तो हम 6 के साथ बना लेंगे, 2 का कॉम्बिनेशन 4 के साथ बना लेंगे, लेकिन 2.7 का कॉम्बिनेशन 5 के साथ बनकर यहाँ इक्वलिटी नहीं आएगी। देखो कैसे कह रहा हूँ मैं, यहाँ मैं पहले कह दूँगा कि एम पी के अपॉन में डी ई रख लेता हूँ अगर, तो 2 के बटे में 4 रखा जाएगा। ये 2 है, ये 4 है, तो यहाँ आएगा 1/2। ठीक है, और इस पी एल के बटे में
ये डी एफ रख दूंगा तो 3/6 आ जाएगा, मतलब 1/2 आ जाएगा यहाँ से भी। लेकिन जो तीसरी साइड बची हुई है एल एम, उसके अपोन में जब मैं यहाँ से बची हुई साइड ई एफ को रखता हूँ तो 2.7/5 आ रहा है। और जो 1/2 तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि अगर ऊपर 2.5 होता 1/2 तब आता। तो हम यहाँ कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एम पी अपॉन डी ई को अगर हमने देखा और पी एल अपॉन डी एफ को देखा, ये तो दोनों हैं समानुपात में, लेकिन एल एम अपॉन ई एफ इनके समानुपात में नहीं है। और हमें यहाँ कोई एंगल भी इक्वल नहीं दे रखा है। अगर कोई सा एंगल इक्वल दे देता जो इनके बीच का होता भुजाओं के, तब भी हम इनको समरूप कह देते। तो हम यहाँ कहेंगे इम्प्लाइज दैट त्रिभुज एल एम पी, समरूप का चिन्ह लगाओ और काट दो। इस तरह से हम दर्शाएंगे कि एल एम पी इज नॉट डी ई एफ, इस त्रिभुज के ये समरूप नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें जो चित्र दिए हुए हैं उन्हें बना लेते हैं। देखो एम एन एल, यहाँ 2.5 दिया है, यहाँ 5 दिया है और यहाँ कुछ नहीं दिया। एक एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री। दूसरा जो चित्र है उसमें ये एंगल क्यों दिया हुआ है 70 डिग्री, क्यों है इसका नाम एंगल का। ये 5 है, ये P है, ये 10 है और ये R है। अब इन दोनों के लिए देखो आप क्या क्या लिखोगे। आप लिखोगे एंगल M इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल M इक्वल्स टू एंगल Q। और ये जो कोण है ना यहाँ पे जो बना है, इसको बनाने वाली भुजाएं यहाँ पे बनाने वाली भुजाओं के समानुपाती अगर हो जाएं तो हम इसमें SAS समरूपता कह देंगे कि इसमें SAS समरूपता कसौटी लगी हुई है, जिसके कारण ये दोनों समरूप हो सकते हैं। लेकिन पहले आप देखो, ये एंगल M है, ये एंगल Q है। M को बनाने वाली एक भुजा ये है MN, तो मैं यहाँ पर MN लिख देता हूँ। और दूसरे त्रिभुज में ये एक भुजा है जो इस कोण Q को बना रही है, जिसका नाम PQ है। अगर हम इनका अनुपात निकालें तो 2.5/5 हो जाएगा, यानी 1/2 आएगा। ठीक है, फिर इसी तरह अगर हम यहाँ पर इसकी दूसरी भुजा को देखें तो वो ML है, ये हमने यहाँ पर लिख दी ML। और यहाँ अगर दूसरी भुजा को देखें तो ये क्या है, QR है, तो यहाँ पर QR लिख दी। अब ये 5/10 हो जाएगा, ये भी 1/2 आ गया। देखो कोण भी बराबर थे और उनको बनाने वाली भुजाएं भी समानुपाती हैं। तो लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट MN अपॉन PQ इक्वल्स टू ML अपॉन QR आते हैं। अब बताओ यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, SAS समरूपता कसौटी से। और हम इन दोनों त्रिभुजों MNL को समरूप लिख सकते हैं दूसरे त्रिभुज PQR के। ठीक है, ये था इसका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट भी ऐसा ही है जिस तरह का फोर्थ था। देखो ये जो AB है, ये एंगल जो 80 डिग्री है, जो एंगल A है उसे बनाने वाली भुजा है। और इधर एंगल इक्वल दे रखा है 80 डिग्री F, तो A बराबर F है इन दोनों में। और A को बनाने वाली भुजा AB और
एफ को बनाने वाली भुजा एफ डी, इन दोनों को अनुपात में रखो तो 1/2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ इसमें अंतर है, थोड़ा सा समझो इसे पहले। फिफ्थ है ये, यहाँ वे वाली भुजाएं नहीं दी हुई हैं जो कोण बना रही हैं। अगर वे वाली दी होती तो अपना काम आसानी से बन गया होता। डी एफ ई, यहाँ 80 डिग्री यहाँ पर है और यहाँ 80 डिग्री यहाँ पर है। ये 5 और ये 6 दिया हुआ है। देखो अगर हमें ये साइड ना देकर ये वाली साइड दे देता तो हमारी बात आसानी से बन सकती थी। अब हमें ये वाली साइड, हम इसको ज्ञात भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ 90 डिग्री एंगल नहीं है, नहीं तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते इसमें, उससे ज्ञात हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हम बस यही लिख सकते हैं कि यहाँ एंगल ए तो इक्वल है एंगल एफ के, परंतु हम ए बी अपॉन एफ डी भी ज्ञात कर सकते हैं। ए बी अपॉन एफ डी तो ज्ञात कर सकते हैं 2.5/5 बराबर 1/2। यहाँ से परंतु हटाओ, यहाँ परंतु लिखो, परंतु ए सी अपॉन ई एफ, इसका नहीं पता हमें क्या होगा। ठीक है, और जब इसका नहीं पता चलेगा तो हम यहाँ पर कोई सी भी कसौटी को निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन सी कसौटी लगेगी, तो हम इन दोनों को नॉट सिमिलर लिखेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी नॉट सिमिलर टू त्रिभुज डी ई एफ, ये दोनों समरूप नहीं है। ठीक है, और लास्ट वाला भी देखो, ये तो आसान है। देखो दो त्रिभुज दिए गए हैं डी ई एफ, इसके कोण दिए गए हैं 70, 80 और ये गायब है, इसको गायब रहने देते हैं अभी। दूसरा त्रिभुज है ये पी क्यू और 80, 30। देखो पहले जो गायब है इसका पता लगा लो। कैसे पता लगता है? 180 में से इन दोनों का योगफल घटा देते हैं। इन दोनों का योगफल 150 है, तो कितना बचेगा? 30 बचेगा, तो यहाँ हम 30 लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पर इन दोनों का योगफल 110 होगा, उसको 180 में से घटा दे तो 70 आ जाएगा, यहाँ 70 लिख देते हैं। अब अगर हम देखें इन दोनों त्रिभुजों के लिए, तो इन दोनों त्रिभुजों में D और P दोनों इक्वल एंगल हैं। एंगल D इक्वल्स टू एंगल P। E और Q इक्वल है, एंगल E इक्वल्स टू एंगल Q। F और R इक्वल है, एंगल F इक्वल्स टू एंगल R। और जब किन्हीं दो त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हो जाएं, तब हम कौन सी समरूपता लगाते हैं? नाम बताओ भाई उसका। ट्रिपल ए समरूपता। और इस समरूपता से इन दोनों त्रिभुजों को डी ई एफ को और पी क्यू आर को हम लिख सकते हैं समरूप। एनी डाउट? देखो क्वेश्चन नंबर 2 का चित्र तो ये बन चुका है। सबसे पहले जो हमारा काम होता है उसको कर लेते हैं। हमारा काम होता है जो जो भी दिया है उसको नोट कर लेना। तो हमें यहाँ एक तो त्रिभुज ओ डी सी समरूप दिया हुआ है त्रिभुज ओ बी ए के, और कोण बी ओ सी बराबर दिया हुआ है 125 डिग्री। कोण सी डी ओ बराबर दिया हुआ है 70 डिग्री। और जो ज्ञात करना है उसको भी लिख लो।
DOC, DCO, OAB, ये सभी आपको याद करने हैं। तो चलो लग जाओ सॉल्यूशन पे। सबसे पहले तो यहाँ जो ODC दिया हुआ है और OBA दिया हुआ है, इनको देख कर आते हैं चित्र में कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं ये। ODC ये वाला त्रिभुज है। CDO नहीं, OBA ये वाला त्रिभुज है। देखो फिर BOC ये है यहाँ, CDO ये है यहाँ। अब हमें DOC को ढूंढो कहाँ है। DOC यानी ये वाला एंगल आपको बताना है। DCO को ढूंढो, DCO ये वाला एंगल बताना है। और DAB को ढूंढो, DAB है, OAB ये वाला एंगल बताना है आपको। ठीक है, तो कैसे बता सकते हैं इन्हें? चलिए सबसे पहले तो इसका नंबर लेते हैं DOC का। इसके लिए हमारे पास एक सीधी रेखा है DB एक सीधी रेखा है तथा ये OC इस पर किरण मान लो, OC इस पर किरण है। जब ऐसा होता है ना, तब हम इन दोनों एंगल्स का जो सम है, इन दोनों कोणों का जो योगफल है वो 180 रखते हैं। तो यहाँ हम DOC प्लस COB या BOC कह सकते हैं इस वाले कोण को, BOC ये बराबर 180 होगा। कक्षा 9 में पढ़ा था आपने रैखिक युग्म। तो ये दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं और रैखिक युग्म के कोणों का योगफल 180 होता है। ठीक है, तो DOC बराबर हो जाएगा 180 माइनस BOC। 180 में से घटा दो, BOC आपके पास पहले से है 125 डिग्री, तो कितना आ गया? 55 डिग्री आ गया। ये हमारा पहला रिक्वायर्ड आंसर है जो हमें चाहिए था, अभीष्ट उत्तर है हमारा ये। ठीक है, इसके बाद हम इस कोण को निकाल लेंगे, C कोण को। अब चित्र से अब आप इस त्रिभुज की बात करो, त्रिभुज ODC में इस त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ दो। DOC कोण DOC प्लस कोण ODC या फिर CDO कहेंगे क्योंकि यहाँ CDO लिखा है हमने इसे, CDO। और इसको कहेंगे DCO, कोण DCO। इन तीनों को जोड़कर कितना आना चाहिए बताओ? 180 आना चाहिए। DOC कितना है ये निकाला हमने, 55 डिग्री प्लस CDO पहले से था 70। ठीक है, ये देखो यहाँ पर 70 डिग्री, तो यहाँ हमने रख दिया 70 डिग्री प्लस DCO को निकालने जा रहे हैं बराबर 180। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 125 आएगा इन दोनों का योगफल, जिसको हम 180 में से घटा देंगे। तो DCO निकल कर आएगा कितना यहाँ? 55 डिग्री। तो जितना DOC आया उतना ही DCO आया। अब हमें ये वाला एंगल बताना है। हम यूज करेंगे ये जो हमें दे रखा है, इसका यूज नहीं हुआ ना अब तक, इसका यूज कर लेते हैं। जब हम इसका यूज कर रहे हैं तो ये दोनों त्रिभुज, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये दोनों समरूप हैं इसके अकॉर्डिंग। और समरूप त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, संगत कोण। तो ये D और A दोनों संगत कोण हैं, इसलिए ये हो जाएंगे बराबर।
तो हम इसको आसानी से लिख देंगे। अब चूंकि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, ये हमें दिया हुआ है, तो इसलिए कोण A बराबर होगा, यहाँ C आना चाहिए, क्योंकि जब हम इस ट्रायंगल को पलट कर रखेंगे इसकी बराबर में, तो यहाँ A और C दोनों संगत कोण होंगे, A और C। तो C तो हमारे पास कितना आया था, 55 आया था। C को हम और क्या लिख सकते हैं, C को हम DCO भी लिख सकते हैं, और ये 55 डिग्री था हमारे पास, इसलिए ये 55 ही आ जाएगा। ठीक है। समलंब ABCD में AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD। सबसे पहले जब हम इस क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें एक समलंब बनाना होगा। समलंब पिछली क्वेश्चंस में भी आपने देखा था, अब आप समलंब बनाना सीख चुके होंगे। तो ये होता है भाई समलंब। इस समलंब का एक नाम इस तरह से रखो कि AB समांतर DC हो जाए, तो ABCD रख देता हूँ इसका नाम, और AB DC के समांतर दिखा दी। इसके विकर्ण खींचो जो परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हों, तो इसके विकर्ण मैंने खींच दिए जो परस्पर O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए हमें दर्शाना है। सबसे पहले तो दिया है, लिखेंगे, हमें दिया हुआ है एक समलंब ABCD, ठीक है, तथा इसमें AB समांतर दिया हुआ है DC के, और हमें सिद्ध करना है OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD। देखो, अब दो त्रिभुज है मेरे पास यहाँ पर, एक तो है OAB और एक है OCD। इन दोनों को ले लेता हूँ मैं चित्र से। त्रिभुज OAB व त्रिभुज OCD में ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम कहेंगे कोण AOB बराबर है कोण COD, सामने लिखेंगे कारण शीर्षाभिमुख कोण। फिर हम देख सकते हैं ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये वाला होगा, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं। तो हम लिखेंगे इसका कोण ABO बराबर है इसके कोण CDO के। CDO ये एकांतर कोण है, सामने हम लिख देंगे एकांतर कोण। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये तिरछी रेखा है और ये एकांतर कोण है। तो यहाँ हम लिखेंगे कोण BAO बराबर कोण, इसका नाम क्या लोगे, DCO। यहाँ भी सेम रीजन है एकांतर कोण होने का। तो अब इस त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुजों में तीनों संगत कोण बराबर हो गए, तो हम लिख देंगे AAA समरूपता कसौटी से
ट्रिपल ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो जाएगा डी ओ सी के। अब हमारे प्रूफ में ये जो हमने यहाँ प्रूफ किया वो इसको प्रूफ करने में कैसे काम आ रहा है, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं। तो इस छोटे वाले त्रिभुज ये जो ए ओ बी है, इसकी भुजा ए ओ या फिर कहें ओ ए और इसकी भुजा ओ सी, इसकी भुजा ओ बी और इसकी भुजा ओ डी, ये हम समानुपात में रख सकते हैं। तो आपको डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करके ये चीज़ यहाँ पर पेस्ट कर देनी है और यहाँ लिख देना है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। और भाई यही होगा इसका आंसर। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन से पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं जो भी हमें इसने दिया है। हमें इसने दिया है कि क्यू आर के अपॉन में क्यू एस रखने से उतना ही आ रहा है जितना क्यू टी के अपॉन में पी आर रखने से आ रहा है, और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 भी कहा गया है। और हमें इसमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। तो देखिए इसका प्रूफ कैसे होगा। देखो भाई, त्रिभुज पी क्यू एस ढूंढ के आ रहा हो, चित्र में ढूंढ कर आते हैं। पी क्यू एस ये वाला त्रिभुज है पी क्यू एस, और टी क्यू आर ढूंढ कर आओ, टी क्यू आर ये वाला त्रिभुज है। अब इन दोनों को हम समरूप कब दिखा सकते हैं? जब हम इनमें वो जो 3 कसौटियाँ हैं उनमें से किसी एक कसौटी को लागू कर दें, या तो हम इसमें तीनों कोण बराबर दिखा दें, या फिर तीनों भुजाएं समानुपाती दिखा दें, या फिर एक कोण और 2 भुजाएं समानुपाती दिखा दें। तो हमें एक कोण तो बराबर मिल रहा है ना दोनों का, इस पी क्यू एस त्रिभुज का और टी क्यू आर त्रिभुज का, दोनों का ये कोण तो कॉमन है। तो अब हमें बस जो इनकी संगत भुजाएं हैं उन्हें समानुपाती दिखाना है। संगत भुजाएं मतलब हमें यहाँ दिखाना है कि क्यू पी के बटे में क्यू टी रख कर क्यू एस के बटे में क्यू आर रखने पर दोनों पर समान अनुपात आना चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं चित्र से। त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर में ये दोनों त्रिभुजों के नाम यहाँ हमने लिख दिए। हम लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 1, दोनों का कोण 1 बराबर है, यानी कोण क्यों बराबर है दोनों में, यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो एक कोण बराबर हो गया दोनों का, कोण क्यों जो कि 1 1 है, ठीक है। अब हम इसका यूज करते हैं। अब चूंकि क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर ये हमें दिया हुआ है, दिया है, ठीक है। देखो क्यू आर के बटे में क्यू एस दिया हुआ है, यानी यहाँ वाली जो भुजाएं हैं इन दोनों त्रिभुजों की, इन दोनों अभिष्ट त्रिभुजों की, वो तो पहले ही समानुपाती दे दी इसने, अनुपात में दे दी। अब बस आपको यहाँ करना क्या है, क्यू टी के बटे में क्यू पी लेकर आना है। मतलब आपको ये पी आर नहीं चाहिए। अगर आप ये पी आर हटा दें, यहाँ रिप्लेस कर दें और इसकी जगह पर आप क्यू पी ले आएँ तो
तो हमारी हमारी बात बन सकती है। और हम ऐसा किसकी सहायता से करेंगे? इन दोनों की सहायता से लिखेंगे। चूंकि हमें दिया हुआ है कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2। अब कोण 1 के सामने की भुजा क्या है? पी आर है, तो यहाँ हम पी आर लिख देंगे। और कोण 2 के सामने की भुजा क्या है? पी क्यू है, तो यहाँ हम पी क्यू लिख देंगे। और यहाँ लिखेंगे समान कोणों की सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं। ये हमने कक्षा 9 में सीखा था। ठीक है भाई। अब हम इसको समीकरण 1 कह देते हैं। ये हमने समीकरण 1 कह दिया, और ये जो हमने प्राप्त किया उसको समीकरण 2 कह दिया। अब समीकरण 2 से पी आर बराबर पी क्यू समीकरण 1 में रख देंगे। रखो भाई, क्यू आर बटे में क्यू एस एज इट इज रहा, और क्यू टी भी एज इट इज रहा। क्यू टी की पी आर की जगह पर हमने पी क्यू रख दिया। ठीक है। अब त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर के लिए अभी हमें एक करेक्शन करना चाहिए। यहाँ पर हमें यहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि इसका यूज हमने यहाँ किया ही नहीं, तो हमें यहाँ से ये लाइन हटा देनी चाहिए। यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। अब ये लाइन हम नीचे शिफ्ट करेंगे। कोण क्यू दोनों का 1 के इक्वल है, मतलब उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए बराबर है दोनों ही त्रिभुजों में। और क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे क्यू पी हो गया, या पी क्यू हो गया। तो यहाँ पर हम एक कोण और 2 भुजाओं को समानुपाती दिखा चुके हैं। इसका मतलब हम कहेंगे एस ए एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों के नाम लिख दो फिर से, पी क्यू एस, और समरूप का चिन्ह लगा दो बीच में, टी क्यू आर। और यही हमें इसमें सिद्ध करना था, तो हमने सिद्ध कर दिया है, प्रूव।